नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम को लेके। तो अगर आप आएंगे तो हमने सिलेबस में संस्था के बारे में लिखा था, इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा था, और संस्था के स्तर पे अगर आप आएंगे तो दो प्रकार की संस्था आपको दिखाई देती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की संस्था दिखाई देगी। एक संस्था होती है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और दूसरा होता है गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, या जिसे जो है क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये दो प्रकार की संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं से बहुत मात्रा में क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है, और इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है संवैधानिक संस्था है, या निम्न में से कौन सी संस्था गैर संवैधानिक संस्था है। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में क्या कर दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। तो आइए जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं संवैधानिक संस्था आखिर ये कौन सी संस्था होती है, कौन सी संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं। अगर संवैधानिक संस्था पे आएंगे तो संवैधानिक संस्था ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया हो, भारतीय संविधान में किया गया हो। तो ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया हो, तो वैसी संस्थाओं को हम लोग कौन सी संस्था बोलते हैं? वैसी संस्थाओं को हम लोग जो है संवैधानिक संस्था के नाम से जानते हैं। और कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया हो, संविधान में नहीं किया गया हो। तो अगर संविधान में नहीं किया गया हो जिनका उल्लेख, वैसी संस्थाओं को हम लोग गैर संवैधानिक संस्था के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्था हैं? अगर जैसे आएंगे एग्जाम्पल पे तो फर्स्ट स्टेप पे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है। तो अगर आप आएंगे निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग के बारे में अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत क्या किया गया है, बताया गया है। चूँकि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, उसके लिए प्रॉपर आर्टिकल दिए गए हैं, तो इसलिए कौन सी संस्था होगी? संवैधानिक संस्था। उसके अलावा आप आएंगे तो संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके लिए अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 में क्या किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिसका जो है हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली धौलपुर हाउस। इसका कार्य क्या है? यह जो है यूपीएससी क्या करती है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सीपीएफ, इन सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और एक बेहतर ऑफिसर जो है देश को प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद या इंट्रा स्टेट काउंसिल, जिसके बारे में आर्टिकल 263 में बताया गया है, अनुच्छेद 263 में बताया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन, पे अगर आप आएंगे तो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के लिए बताया गया है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है या फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। ये सभी संस्थाएं जो हैं कौन सी संस्थाएं होंगी? संवैधानिक संस्थाएं।
और एक एक करके सभी संस्थाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, पहला टॉपिक, पहला संवैधानिक संस्था कौन सा होगा, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करेंगे। आज पहला टॉपिक संवैधानिक संस्थाओं में इलेक्शन कमीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। अगर इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग पे आएंगे तो निर्वाचन आयोग से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सामान्य तथ्य के बारे में देखेंगे। आखिर इससे संबंधित जो है जनरल फैक्ट्स कौन कौन से हैं, तथ्य कौन कौन से हैं, उन तथ्यों के बारे में देखेंगे। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कार्य के बारे में कि इसका कार्य क्या है। ये दो स्तर पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले सामान्य तथ्य देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम को लेके, और फिर उसके बाद हम लोग कार्य के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन करता क्या है। अगर आप जो है सामान्य तथ्य पे आएंगे तो सामान्य तथ्य के अंतर्गत सबसे पहला फैक्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख, निर्वाचन आयोग का उल्लेख, आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के भाग 15, भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत किया गया है, के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत किया गया है, भाग 15 पार्ट 15 के अंतर्गत जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में या निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट फैक्ट इससे संबंधित, अगर इसके नेक्स्ट फैक्ट से संबंधित अब अगर आएंगे तो निर्वाचन आयोग से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अगर अनुच्छेदों पे आएंगे तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329, तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। तो सीधे जो है क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक कौन सी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी इसके स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई, तो इसकी स्थापना कब की गई,
25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई है। यह जो है सामान्य तथ्य हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आप जो है करंट में आएंगे, वर्तमान में आएंगे, तो वर्तमान में इलेक्शन कमीशन एक बहुसदस्यीय संस्था है या एक बहुसदस्यीय बॉडी है। अगर 1950 से 1989 तक जाते हैं, तो 1950 से 1989 तक इलेक्शन कमीशन जो है एक सदस्यीय था। कैसा था? एक सदस्यीय था। उसमें सिर्फ एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 1989 में 1989 में जो है इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर से भार को कम करते हुए उसमें 2 अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय बन जाता है। परंतु 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त जो अपॉइंट किए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा, उनको क्या कर दिया जाता है, या वह पद जो है समाप्त कर दिया जाता है। पुनः अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है। और इस प्रकार 1993 से अब तक जो है जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो कैसा है, तो वह बहुसदस्यीय निकाय के रूप में क्या है, दिखाई देता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग तथ्य के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो 1950 से 1989 तक 1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में था। एक सदस्यीय निकाय के रूप में था। उस समय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। 1989 में ही मत डालने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सारे चीज़ों को देखते हुए अक्टूबर 1989 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार जो है 2 अन्य आयुक्त क्या कर दिए गए, नियुक्त कर दिए गए। तो जो पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में था, अब वह निर्वाचन आयोग कैसा हो गया, तो अब वह निर्वाचन आयोग जो है बहुसदस्यीय के रूप में हो गया।
किसके रूप में हो गया, बहुसदस्यीय के रूप में जो है हो गया। तो बहुसदस्यीय निकाय के रूप में क्या हो गया, हो गया। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि 1989 में जो है, जो 1989 से पहले एक सदस्यीय निकाय था, अब कैसा हो गया, बहुसदस्यीय निकाय के रूप में हो गया। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। पुनः जो 1989 में जो है 2 अन्य आयुक्तों को अपॉइंट किया गया था। 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त के पदों को समाप्त कर दिया जाता है, तो 1990 में जब जो 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त किया जाता है, तो फिर से निर्वाचन आयोग क्या हो जाता है, एक सदस्यीय हो जाता है। पुनः अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं और पुनः निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में स्थापित हो जाता है। तो बहुसदस्यीय निकाय के रूप में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो 1993 से लेकर अब तक जो है निर्वाचन आयोग जो है बहुसदस्यीय निकाय के रूप में क्या है, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 324 और 324 में आएंगे तो हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना। तो निर्वाचन आयोग की संरचना में अगर आप आएंगे तो इसकी संरचना में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार अगर आप नीचे निर्वाचन आयोग की संरचना में आएंगे तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर जो है निर्वाचन आयोग क्या होता है, बनता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है
मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य जो आयुक्त होते हैं उनके द्वारा क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो क्या करता है, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति जो है किसकी सलाह पे करता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग की पदावधि या टर्म। तो पदावधि या टर्म पे अगर आप आएंगे तो 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए जो भी पहले पूरा हो। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो इसका टर्म होता है, पदावधि जो होती है 65 वर्ष या जो है 6 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, ये इसका क्या होता है, टर्म होता है। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा इनके वेतन पे अगर आप आएंगे तो वेतन या सैलरी, तो वेतन इनको कहाँ से दिया जाता है, इनको वेतन जो है भारत के संचित निधि, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और संचित निधि के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिकल 266(1) अनुच्छेद 266(1) में जो है संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। और जो इनका वेतन है, वेतन कितना है, तो वेतन जो है इनका 2,50,000 रुपया। कितना है, 2,50,000 रुपया इनका क्या है, वेतन है। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। वेतन कहाँ से दिया जा रहा है, संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। उसके अलावा हटाने का तरीका, अगर हटाने के तरीके पे अगर आप आएंगे तो हटाने का तरीका वही है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का है। तो अगर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जब टॉपिक कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग हटाने के बारे में जो है, न्यायाधीशों को हटाने के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, चर्चा किया था। तो सेम तरीका है उनको हटाने का, जैसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो अगर आप आएंगे तरीका वही है। तरीके के लिए जो है विशेष बहुमत से क्या किया जाता है, दोनों सदनों से पास करना होता है। अगर जो है ये कोई साबित कदाचार के जो है या संविधान के उल्लंघन में लिप्त पाए जाते हैं तो वैसे संदर्भ में। नहीं तो एक साधारण तरीका है कि निर्वाचन आयुक्त जो है क्या कर सकता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को क्या कर दे, सौंप दे।
वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सीधे सौंप दे, तो इस तरीके से भी उसका पद क्या हो जा सकता है, रिक्त हो सकता है। लेकिन हटाने के तरीके में अगर आप आएंगे तो वही तरीका है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका था। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में देखेंगे कि इसके द्वारा कौन कौन सा कार्य किया जाता है। तो कार्यों में अगर आप आएंगे तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, तो निर्वाचन क्षेत्रों का जो इलेक्टोरल एरिया होता है उसका परिसीमन करना भी क्या है, इसका कार्य है। उसके अलावा नेक्स्ट मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना। तो मतदाता सूची तैयार करना का मतलब क्या है कि मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट होता है उस वोटर लिस्ट को बराबर प्रत्येक वर्ष अपडेट करना। अपडेट करने का मतलब कि कितने लोग ऐसे लोग हैं जो जिनका डेथ हो चुका है और उनका नाम अभी भी अगर वोटर लिस्ट में है तो वैसे लोगों को वोटर लिस्ट से क्या करना, बाहर करना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, तो 18 वर्ष की आयु अगर पूरी कर चुके हैं तो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में क्या हो, शामिल हो, जिससे वो आगे आगामी चुनाव में क्या कर सकें, अपने मत का प्रयोग कर सकें। तो मतदाता सूची तैयार करने का भी कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों में मान्यता देने का मतलब जो है कौन सा राजनीतिक दल जो है क्षेत्रीय है, कौन सा राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय दल है, तो यह जो है मान्यता कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग यह मान्यता देता है। यह मान्यता निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 1951 की धारा 19A 1951 की धारा 19A के तहत राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा देना। तो इस प्रकार अगर आप पाएंगे तो राजनीतिक दलों को मान्यता जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत जो है राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा देता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट अभी क्लास में जो है देखेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, और जो है राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत
ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको क्या करना है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी चूँकि हम लोग कार्य के बारे में बात कर रहे हैं तो यह कार्य पहले देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी जो है किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन का संचालन करना। तो निर्वाचन का संचालन करना में अगर आप आएंगे तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्य विधानसभा, में विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद के आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, आदि का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करना। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह सारा कार्य जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के जो है विधानसभा एवं विधान परिषद के आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव आदि का अधीक्षण करना, सुप्रिंटेंडेंट करना, नियंत्रण कंट्रोल करना एंड निर्देशन करना, ये सभी कार्य जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन नोट करके एक पॉइंट यहीं पे जान लीजिएगा, अगर आप जो है स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय पे अगर आप आएंगे, स्थानीय निकाय में पंचायत, एवं नगर पालिका का चुनाव या इलेक्शन का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है, स्थानीय निकाय में पंचायत का चुनाव और नगर पालिका का चुनाव, तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कराया जाता है। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, उसका चुनाव जो है निर्वाचन आयोग नहीं करता। उसके अलावा अगर आप आएंगे इसके अन्य कार्यों में,
इसके अगर अन्य कार्यों में अगर आप आएंगे, अन्य कार्य में यह उम्मीदवारों के लिए कुल खर्च करने की राशि को डिसाइड करता है कि चुनाव में आपको कितना पैसा खर्च करना है। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में खर्च की गई राशि का निर्धारण करना। तो चुनाव में जो है कितना राशि या कितना पैसा आपको खर्च करना है, यह भी किसका कार्य है, कौन तय करता है? तो यह भी जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किया जाता है। उसके अलावा चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना भी कौन करता है? यह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना, चुनाव शांतिपूर्ण तो चुनाव क्या कराना? चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना। यह भी कार्य जो है किसका है? यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। उसके अलावा मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण भी कौन देता है? या जो है कहने का मतलब आप देखते होंगे कि जब चुनाव आता है लोकसभा या विधानसभा, तो उस समय टीवी पे बहुत सारा ऐड आता है कि आपको अपना उम्मीदवार किस तरीके से चुनना है। आपको वोट जो है अपना बेचना नहीं है, या कोई अगर आपको जो है शराब पिला के आपका वोट लेता है, कोई आपको पैसा दे के आपका वोट ले लेता है, तो इन सभी आधारों पर आपको वोटिंग नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा इस आधार पे वोटिंग करते हैं तो आप एक बेहतर उम्मीदवार का चुनाव नहीं करते। तो एक बेहतर उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए आपको निष्पक्ष अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वोटिंग करना ज़रूरी है। तो यह जो है मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी जो है क्या करता है? कार्य करता है। ये सारी चीज़ें जो है अगर आप आएंगे तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। चुनाव के बारे में देख लेते हैं। अगर चुनाव पे अगर आप आएंगे तो चुनाव 3 तरीके का चुनाव आपको दिखाई देगा। एक आम चुनाव, दूसरा मध्यावधि चुनाव, और तीसरा एक है उपचुनाव। तीनों में अंतर क्या है ये जान लीजिए। आम चुनाव का मतलब है सामान्यतः कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अगले कार्यकाल के लिए
कराया गया चुनाव। इसका मतलब क्या है? आम चुनाव का मतलब जैसे मान लीजिए लोकसभा है, तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो 5 साल के लिए इलेक्शन हुआ, 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुने गए, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए। और जो इलेक्शन हुआ 5 साल के लिए, और अगर 5 वर्षों तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया तो 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होगा। तो जो 5 वर्ष कंप्लीट करने के बाद फिर से चुनाव होगा उसे हम लोग आम चुनाव के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जो है कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अगले कार्यकाल के लिए जो है आम चुनाव कराए जाते हैं। उसके अलावा मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव का मतलब क्या है? मध्यावधि चुनाव का मतलब है कि यह कार्यकाल के मध्य में जो है कराया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश जो है सरकार क्या हो गई, गिर गई, और उसका शेष कार्यकाल बचा हुआ है, तो शेष कार्यकाल को पूरा करने के लिए कराया गया चुनाव मध्यावधि चुनाव होता है। उपचुनाव का मतलब क्या है? मान लीजिए चुनाव कराया गया और कोई एक कैंडिडेट 2 जगह से जो है पर्चा दाखिल किया गया है या 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है। कई कैंडिडेट जब 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं, तो कोई भी कैंडिडेट एक ही जगह से जो है रिप्रेजेंट कर सकता है लोकसभा या विधानसभा में। तो अगर आप वहाँ पे आएंगे तो एक ही व्यक्ति जब 2 जगह से चुनाव जीत जाता है तो एक सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो एक सीट जब खाली होता है तो एक सीट खाली होने पर जब उस सीट के लिए चुनाव कराया जाता है तो उसे हम लोग उपचुनाव के नाम से जानते हैं, या उसे जो है उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव और जो है आम चुनाव के बारे में हम लोगों ने क्या किया, बात किया। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं या क्षेत्रीय दल हैं, ये इनको ये प्राप्त होने के लिए, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है। उन क्राइटेरिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। इसको ध्यान में आपको क्या करना है, रखना है। क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का मापदंड, आखिर वो क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अगर वो आवश्यकताएं फुलफिल होती हैं तो उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा क्या क्या दिया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्या है पहला पॉइंट? उसे संसदीय या राज्य विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत मिला हो, न्यूनतम 6% मत मिला हो। तो न्यूनतम कितना हो? न्यूनतम 6% मत मिला हो और वह विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त की हो। क्या हो? कम से कम 2 सीटें प्राप्त की हो। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो उस संसदीय या विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत उसको मिला हो और उसके साथ उस विधानसभा में कम से कम 2 सीटें उसको क्या हो, प्राप्त की हो। या तो ये तरीका है
उसके अलावा दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरे कंडीशन पे अगर आप आएंगे तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है उसने राज्य विधानसभा के कुल सीटों की कम से कम 3% सीट, कम से कम 3% सीट अथवा 3% सीट अथवा कम से कम 3 सीटें जीती हों, जो दोनों में जो अधिक हो, दोनों में जो भी अधिक हो। या इसके अलावा भी क्या है क्राइटेरिया? इसके अलावा अगर आप आएंगे तो लोकसभा के किसी आम चुनाव में, लोकसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल उस राज्य के हिस्से की प्रति 25 लोकसभा सीटों पर एक सीट प्राप्त किया हो, एक सीट प्राप्त किया हो। या लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में उस राजनीतिक पार्टी को कुल 8% मत मिला हो। तो ये क्या है? राजनीतिक पार्टियों के लिए क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया क्या किया गया है, बताया गया है। या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो। अगर पहला क्या दिया था? पहला दिया था कि उस पार्टी को संसदीय या विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का न्यूनतम कितना % मिलना चाहिए? 6% मत मिलना चाहिए, और वह विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त की हो। तो कहने का मतलब 6% वोट प्लस 2 सीट क्या किया हो? प्राप्त किया हो। या अगर ये नहीं पूरा हो रहा हो तो ये पूरा होना चाहिए। उसने राज्य विधानसभा के कुल सीटों की कम से कम 3% सीट या कम से कम 3 सीटें जीती हो। तो कहने का मतलब या तो कुल विधानसभा का 3% सीट जीता हो, या कम से कम 3 सीट उसने क्या किया हो? जीता हो। इसको क्या करना होगा? आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा है तो वह जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा क्या है? लोकसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल या उस राज्य के हिस्से की प्रति 25 लोकसभा सीटों पर एक सीट प्राप्त किया हो। तो अगर उस राज्य के प्रति 25 लोकसभा सीटों पर अगर एक सीट उसने प्राप्त किया है, तब भी उसको जो है क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। या लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में उस राजनीतिक पार्टी को उस राज्य में
कुल वैध मतों का 8% मत अगर उसको प्राप्त है तब भी उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन के रूप में क्या किया गया है, कई बार पूछा गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय दल तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए जो है क्या दर्जा प्राप्त होना चाहिए या क्या मापदंड है। राष्ट्रीय दल, तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या मापदंड बताए गए हैं, आइए उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। पहला मापदंड आएंगे लोकसभा या राज्य विधानसभा, लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में, पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का, कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त होने के साथ, वैध मतों का 6% मत प्राप्त होने के साथ, किसी राज्य या राज्यों से, किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें प्राप्त की हों। कितनी सीटें प्राप्त की हों? 4 सीटें प्राप्त की हों। तो कम से कम या तो 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो और साथ में जो है उस राज्य में जो है क्या किया हो, 4 सीटें प्राप्त लोकसभा की हो। या यहाँ आएंगे, दूसरा क्या बताया गया है, लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीट या 543 में 11 सीटें। लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीट या 543 में 11 सीटें। ये सीटें कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त होनी चाहिए। प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या है कि 2% सीट प्राप्त करें या 545 में 11 सीटें प्राप्त करें और ये सीटें कम से कम जो है 3 राज्यों में कितनी होनी चाहिए, ये 3 राज्यों में इतना सीट होना चाहिए, 11 सीट क्या करना है, उनको प्राप्त करना है। या उसे कम से कम 4 राज्यों में
4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त। तो इस प्रकार अगर देखा हम लोगों ने कि जो है क्या क्या राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया, पहला क्या है, 4 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना है, और उसके अलावा कम से कम लोकसभा की जो है 4 सीटें क्या करी हों, प्राप्त की हों, या लोकसभा की कम से कम 2% सीटें क्या हों, प्राप्त हों, और ये 2% सीटें जो हैं 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए। उसके अलावा या उसे कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का क्या प्राप्त हो, दर्जा प्राप्त हो। तो इस आधार पे अगर आप आएंगे तो यह जो है कोई भी पार्टी, इस आधार पर उसको जो है राष्ट्रीय दल का जो है तमगा दिया जाता है। और क्षेत्रीय दल के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया, बात किया। तो व्यूअर, आज की क्लास में हम लोगों ने जो है निर्वाचन आयोग का टॉपिक क्या किया, कंप्लीट किया, और निर्वाचन आयोग से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोगों ने देखा, और निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, कार्य को हम लोगों ने समझा। उसके अलावा चुनाव को देखा हम लोगों ने कि आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव क्या होता है, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल होने के लिए आखिर क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए, उन ज़रूरतों के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया, बात किया। तो व्यूअर, थैंक यू एंड जय हिंद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे संबंधित किसी प्रकार के आपके मन में क्वेश्चन बनते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को ज़रूर टाइप करें, उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।